चलो जी ध्यान दो इधर। अब कल इसमें हम लोग ऑक्सी अम्ल पढ़ लिए थे। ऑक्सी अम्ल तो हमने कहा चूंकि ये दो प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, जिनके संगत ऑक्सी अम्ल दो प्रकार के होते हैं साधारण रूप से, समझ गए। परंतु जो सल्फर होता है कई प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है। इसको अभी आगे हम उसकी संरचना और उसकी ऑक्सीकरण संख्या के साथ एक बार पुनः पढ़ेंगे। दो की चर्चा हमको यहाँ पे करनी थी क्योंकि वही दो साधारण रूप से बनते हैं, ठीक है ना। तो उसकी दो की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑक्साइड और उनका वर्गीकरण। ऑक्साइड और उनका वर्गीकरण। ऑक्साइड और उनका वर्गीकरण। ऑक्साइड और उनका वर्गीकरण हो गया जी। तो अब देखो ऑक्साइड के बारे में तो जानते ही होंगे। क्या जानते हो ऑक्साइड के बारे में? ऑक्साइड किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। और कल के ऑक्सी अम्ल में ही चर्चा कर लिए हैं हम लोग कि जो 6A वर्ग के तत्व हैं, कौन से वर्ग के जी? 6A वर्ग के तत्व हैं, वो दो प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, एक MO2 और एक MO3। ये दो प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पहले इसको लिख लेना है, फिर ऑक्साइडों का वर्गीकरण करते हैं। तो लिखो फटाक से। सिक्स ए वर्ग के सभी तत्व, 6A वर्ग के सभी तत्व 6A वर्ग के सभी तत्व MO2 सूत्र के डाइऑक्साइड MO2 सूत्र के डाइऑक्साइड और MO3 सूत्र के MO3 सूत्र के ट्राइऑक्साइड, MO2 सूत्र के डाइऑक्साइड और MO3 सूत्र के ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। हो गया। जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है तथा नीचे जाने पर घटती है, तथा नीचे जाने पर घटती है, नीचे जाने पर घटती है। जैसे अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम। देखो सल्फर से शुरू होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SeO2 फिर TeO2, हो गया ना। अब देखो होगा क्या, SO2 जो है इसी तरह से 3 वाला भी लिख लो, SeO3 और TeO3। ये वाला जो है प्रबल अम्लीय है। क्या है जी? प्रबल अम्लीय। और ये अम्लीय है,
आ जाओ। और ये उभयधर्मी है। क्या है जी? उभयधर्मी, मतलब अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाया जाता है इसमें, नोट कर लो। अभी इनके ऑक्सी अम्लों की अम्लीय प्रकृति का घटता क्रम पढ़े है ना, वो भी तो ऐसा ही था। चलो अभी लिखो हेडिंग अब नीचे, ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइडों का वर्गीकरण। ऑक्साइडों का वर्गीकरण हो गया ना। तो अब देखो, ऑक्साइडों का वर्गीकरण सामान्यतया दो प्रकार से करते हैं। एक तो पहला ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, तो अब देखो मात्रा के आधार पर कैसे होगा। पहला टाइप तो होगा जिसमें बराबर हो, तो किसके बराबर अभी देखते हैं। दूसरा टाइप होगा अधिक हो, और तीसरा टाइप होगा क्या हो, कम हो। तीन ही चीजें तो हो सकती हैं किसी की मात्रा। अगर कोई भी मात्रा हम तुमको दे दें तो तुम किसी से तुलना करा के या तो यही तो कह सकते हो कि ये इसके बराबर है, या उससे अधिक है, या उससे कम है, कि और कुछ कह सकते हो। और तीन ही चीज तो कह सकते हो। मान लो हमने तुमको पहले ये 1 किलो आलू दे दिया, फिर 1 किलो चीनी दिया, ठीक है। तो अब तुम कहोगे कि ये जो चीनी की मात्रा है ये आलू की मात्रा के क्या है, बराबर है। लेकिन अगर वही हमने तुमको 2 किलो दिया होता तब कहते अधिक है, आधा किलो ही दिए होते तो कहते कम है। इससे ज्यादा भी कुछ कह सकते हो क्या? इससे ज्यादा नहीं कह सकते हो ना। बस 3 प्रकार इसके इस तरह से बने। और उसके बाद दूसरा टाइप तुम्हारा आता है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर तो ऑक्साइड है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है, उभयधर्मी होती है। अभी तो इसमें पढ़े दो तो इसी में पढ़े हैं, अम्लीय पढ़े और उभयधर्मी पढ़े ना। अभी धातु का ऑक्साइड होता तो क्षारीय होता, और कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनमें न तो अम्लीय गुण होता है न तो क्षारीय गुण होता है, वो उदासीन होते हैं। तो अगर प्रकृति के आधार पर देखें तो 4 प्रकार हो जाएगा, अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी और उदासीन। अम्लीय जो होगा जो अम्ल बनाएंगे, क्षारीय होगा जो क्षार बनाएंगे, उभयधर्मी जो अम्ल और क्षार दोनों बनाएंगे, और उसके बाद उदासीन क्या होगा, न तो अम्ल बनाएंगे न तो क्षार बनाएंगे। ठीक है ना। ये टाइप हो गया हमारा। तो 4 उसमें पढ़ना है, 3 इसमें पढ़ना है। फटक से शुरू करो। क्या चीज? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है तत्व मान के चलो, तुम्हारा धातु में चला जाएगा, चाहे उपधातु ले जा सकते हो। उपधातु में दोनों गुण पाए जाते हैं ना, धातु और अधातु। जो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं उनको उपधातु कह सकते हो, क्योंकि उसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। अम्ल का गुण अधातु का होता है, क्षार का गुण धातु का होता है। तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इसको उपधातु में भी ले जा सकते हो। चलो अब लिखो, हेडिंग क्या लिखे हो, ऑक्साइडों का वर्गीकरण। तो लिखो ऑक्साइडों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। ऑक्साइडों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है।
ऑक्साइडों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, पहला ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर और दूसरा प्रकृति के आधार पर। पहला ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर, दूसरा प्रकृति के आधार पर। हो गया? पहली हेडिंग लिखो, ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। हो गया? ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर तो लिखो, इस आधार पर ऑक्साइड निम्न प्रकार के होते हैं। इस आधार पर ऑक्साइड निम्न प्रकार के होते हैं। हो गया जी? इस आधार पर ऑक्साइड निम्न प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग सामान्य ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड। हो गया? सामान्य ऑक्साइड हो गया ना? देखो, ऐसे ऑक्साइड हो गया जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियमों के आधार पर हो गया, आवश्यक मात्रा के बराबर होती है। सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं। तो अब देखो क्या होगा। जैसे मान लो हमने लिया Na+, ठीक है ना? तो अगर संयोजकता नियम से देखो तो ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2-। तो इसके साथ ऑक्सीजन 2- को लेके चले आओ तो सूत्र बन गया Na2O। मतलब संयोजकता नियम के अनुसार 2 सोडियम के साथ कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 1 ऑक्सीजन की है यहाँ पे Na2O में, इसलिए ये सामान्य ऑक्साइड है। ऐसे ही मान लो तुमने Be2+ ले लिया, बेरिलियम है, Be2+ ले लिया तुमने,
अब ये 2+ के आधार पर साधारण रूप से संयोजकता के नियम से ऑक्सीजन 2- ले आओ तो कट गया, मतलब BeO। तो एक बेरिलियम को एक ऑक्सीजन की जरूरत है संयोजकता के नियम से, है यहाँ पे। इसका मतलब ये भी सामान्य ऑक्साइड है। उसके बाद देखो Al बनाता है कितना प्लस, 3+। तो इसके साथ साधारण रूप से इसको ले आओ। Al के नीचे लिखोगे 2 और O के नीचे लिखोगे 3। तो 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यहाँ पे है। इसका मतलब ये भी सामान्य ऑक्साइड है, समझ गए। लेकिन अभी देखो, अगर हमने इसको ये बना दिया होता Na2O2, तब क्या ये सामान्य ऑक्साइड होता? इसको अगर हमने Na2O2 बना दिया होता तब ये सामान्य ऑक्साइड होता नहीं। क्यों? क्योंकि संयोजकता के नियम से कितना चाहिए था? 1 चाहिए था, हमने कितना ले लिया? 2 ले लिया। लेकिन अगर इसी प्रकार इसको हमने मान लो लिख दिया होता BeO2, तो संयोजकता के नियम से तो बेरिलियम के साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 1 ही ऑक्सीजन चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पे कितना है? 2 ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है। तो ये दुविधा बढ़ जाती था। तो अभी हम पढ़ रहे हैं सामान्य ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड में क्या होगा? संयोजकता के नियम से मात्रा बराबर रहेगी, सब सही रहेगा। हो गया ना। और अभी जब बहु ऑक्साइड पढ़ने जाएंगे तो उसमें संयोजकता के नियम से मात्रा अधिक होगी, अर्थात संयोजकता के नियम से जितना चाहिए होगा उससे अधिक मात्रा होगी इसकी। जैसे यहाँ पे संयोजकता के नियम से 2 सोडियम को कितना ऑक्सीजन चाहिए था? 1 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, इसलिए यह एक बहु ऑक्साइड है। क्या है? बहु ऑक्साइड। उसके बाद देखो यहाँ पे ये BeO2 है, BeO2 ठीक है, BeO2 है। जबकि Be के साथ कितना चाहिए था? 1 ही चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 1 अधिक है, अर्थात ये भी कैसा ऑक्साइड है? बहु ऑक्साइड। हो जाएगा ना। तो ये ध्यान देना। तो पहला जो हमारा सामान्य ऑक्साइड है वो सिंपली संयोजकता के नियम से बनेगा, अर्थात धातु पकड़ो चाहे अधातु पकड़ो, उसके साथ O पे 2- को जोड़ दो। दिखाई दे रहा है। साधारण रूप से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या जानते हैं? अभी ठीक पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि इस वर्ग के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। तो साधारण रूप से अर्थात संयोजकता के नियम से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है जी? -2 होती है। इसलिए अगर कहीं भी तुम सामान्य ऑक्साइड प्राप्त करना चाहते हो तो ऑक्सीजन को कितना माइनस लेना होगा? हमेशा 2- लेना होगा हमेशा। कहीं भी नाम में अगर तुम ऑक्साइड लगाना चाहते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस लेना होगा? 2- तुम्हें लेना ही होगा। हो जाएगा ना। तो लिखो इसमें, कहां तक लिखे जी? हाँ, सामान्य ऑक्साइड कहलाते हैं जैसे Na2O, 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 उसके बाद BeO, 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 फिर BeO2 नहीं लिखना है, Al2O3, Al2O3, BeO, Al2O3, CO2, CO2 आदि। अब देखो यहाँ पे CO2 में कार्बन तो आयन बनाता ही नहीं है कभी। कार्बन 4 बंध बनाता है ना, तो कार्बन बनाएगा 4 बंध। अब संयोजकता के नियम से कार्बन के 4 बंधों को पूरा करने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होगी? 1 ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है ना। तो 4 बंध बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 2 ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो देखो इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है कि नहीं है? इसका मतलब ये भी सामान्य ऑक्साइड है। लेकिन तुमने एक नाम सुना होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत चर्चित है, ये मारने के लिए काम आता है। ठीक है, तो ये CO है। तो यहाँ पे देखो संयोजकता के अनुसार तो कार्बन को कितना चाहिए था? 2 चाहिए था ना, लेकिन इसमें कम है। ठीक है, इसमें कम है, इसलिए कौन से टाइप में जाएगा ये? नहीं, बहु ऑक्साइड में अधिक होता है, तीसरा वाला टाइप, सब ऑक्साइड उसका नाम होता है।
तीसरा टाइप, 3 टाइप बताए ना, एक में बराबर हो, एक में अधिक हो, एक में कम हो। तो बराबर हो वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद अधिक हो वाला पढ़ना है, तीसरा नंबर कम होने वाला है, तो ये कम होने वाले में जाएगा। समझ गए? तो ध्यान दिए रहना, बराबर भी हो सकता है, इनकी तरह अधिक भी हो सकता है, और इसकी तरह कम भी हो सकता है। नहीं, ऑक्सीजन कभी परिवर्तित संयोजकता नहीं दिखाता है। यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीकरण अवस्था की, याद रखे रहना, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में अंतर होता है। चलो देखो, संयोजकता हर जगह ऑक्सीजन की 2 होगी, हमेशा याद रखो, संयोजकता ऑक्सीजन की हमेशा 2 ही होगी, बदलेगी क्या? ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता कभी भी नहीं बदलती है। हाँ, संयोजकता के आधार पर तब तो जुड़ते हैं, लेकिन कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनों का ऐसा आदान प्रदान करते हैं जिसमें अपना खुद का योगदान देते ही नहीं है वो। अभी आगे देखते रहना, शायद पीछे जब 11 में तुम लोग को ये पढ़ाया गया होगा उप सहसंयोजक बंध, तो उसमें बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को ये ही देता है, दूसरा नहीं देता है। ध्यान दिए रहना। लिखो आगे, कहां तक हो गया जी? हाँ, अब दूसरा नंबर लिखो, बहु ऑक्साइड, दूसरी हेडिंग बहु ऑक्साइड। ये तो था सामान्य ऑक्साइड, दूसरा लिखो बहु ऑक्साइड। एक चीज ऊपर लिखना था, मतलब ये जहां पे जैसे लिखे हो वहां पे एक लाइन बची हुई है, अगर एक लाइन बची तो एक लाइन में लिख लो। ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की, जिसके में नहीं बचा हो सबसे ऊपर लिख लो कॉपी के, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऐसे पीछे लिखवाए ना इसको, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, -2 होती है। अब लिखो बहु ऑक्साइड, बहु ऑक्साइड हो गया। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा, इनमें ऑक्सीजन की मात्रा संयोजकता नियम के अनुसार आवश्यक मात्रा से संयोजकता नियम के अनुसार आवश्यक मात्रा से अधिक होती है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। हो गया ना? चलो इसको 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पराऑक्साइड, पराऑक्साइड पराऑक्साइड हो गया।
लिखो, इनमें हो गया ना, हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था हो गया -1 होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, हो गया। तथा इनका प्रदर्शन O2 के ऊपर 2- O2 के ऊपर 2- हो गया, से होता है। O2 के, ये O के ऊपर माइनस मत लिखना, ध्यान दिए ना, O2 के ऊपर 2- लिखना है, हो गया ना। क्या लिखे, O2 के ऊपर 2- से होता है, हो गया। आगे लिखना, परऑक्साइड यौगिकों में हो गया, परऑक्साइड यौगिकों में परऑक्साइड बंध क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच एकल बंध, और इनका दूसरा बंध खाली रहेगा किसी से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है ना। तो देख रहे होंगे, ये जो ऑक्सीजन है, एक इधर अपने ऑक्सीजन से ही बना लिया और दूसरा इधर चाहे जो जुड़ जाए, ठीक है। यानी यहां जोड़ दो, तो देखो Na2O2 बन गया, अभी जो बताया ऊपर, देख रहे हो, सोडियम परऑक्साइड बन गया। ये Ba जोड़ दो, बेरियम, तो बेरियम परऑक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम जोड़ दो, पोटेशियम परऑक्साइड बन जाएगा। जो भी जोड़ दोगे वही परऑक्साइड बन जाएगा, हो गया ना। लेकिन यहाँ पे सोडियम के बारे में हम ऐसा दिखाना सही नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम का भी सहसंयोजक बंध बनाता है। सोडियम का भी सहसंयोजक बंध बनाता है? नहीं बनाता है। सोडियम के साथ यहाँ वाला ठीक रहेगा, देख रहे हो। तो इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, तो ये सूत्र बन जाएगा Na2O2, दिख रहा है, ध्यान दिए रहना। चलो, इसलिए दोनों बता दिए। जो सहसंयोजक वाले यौगिक होंगे उसमें इस प्रकार दिखेगा, और जो आयन वाले हैं उसमें इस प्रकार से दिखेगा, हो जाएगा ना। तो नोट कर लो, क्या लिखे, परऑक्साइड बंध, ब्रैकेट में इसको बना लेना, और उसका लिखना होता है हो गया जी। चलो आगे लिखना, परऑक्साइडों की क्रिया तनु अम्लों से कराने पर, परऑक्साइडों की क्रिया, हाँ उसी में आगे लिखो। अब इसमें लिखे क्या, परऑक्साइड बंध, उसके बाद बना के आगे लिखो ना, होता है। ठीक है, चलो आगे लिखो, परऑक्साइडों की क्रिया तनु अम्लों से कराने पर हो गया H2O2 बनता है। H2O2 नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड,
H2O2 बनता है। हो गया ना? चलो देखो अब, जैसे मान लो ये Na2O2 है ना, अगर इसकी क्रिया हम करा दिए H2SO4 से, तो Na2SO4 अर्थात लवण बन जाएगा और प्लस जल बनता है ना, तो परऑक्साइड है तो जल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो, सामान्य ऑक्साइड होता तब जल बनता, और परऑक्साइड है ना, इसलिए इधर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अभी यही क्रिया ऐसे हुई होती Na2O प्लस H2SO4, तब क्या बनता? Na2SO4 प्लस H2O बनता। क्यों जी? क्योंकि एक अम्लीय ऑक्साइड है, और जब अम्लीय ऑक्साइड की क्रिया, अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराएंगे तो अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल बनेगा। लेकिन जब परऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण प्लस परऑक्साइड अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है, जो नीला द्रव होता है। वैसे तो रंगहीन होता है, लेकिन अधिक मात्रा में रखने पर नीला दिखाई देता है। दांत और कान के डॉक्टर इसको हमेशा अपने पास रखे रहते हैं। समझ गए? ध्यान दिए रहना। चेक करना होगा तो दांत मार के तोड़ लो अपना, उसको जाओ चेक करा के आओ, पता कर लेना। नहीं, द्रव गैस नहीं होती, द्रव होती। लिख सकते हो इसको, नाम जैसे भी कुछ लिखे उसमें रुक जाओ। क्या लिखे? हाँ, तो लिख लो जैसे Na2O2 K2O2 BaO2 MgO2 आदि। हो गया? तो नीचे वाली ये अभिक्रिया लिख लो अतः करके। हो गया जी? अब लिखो सुपर ऑक्साइड। हाँ, बहु ऑक्साइड में दूसरा नंबर है सुपर ऑक्साइड, बहुलक नहीं, बहु ऑक्साइड। देखो, सुपर ऑक्साइड हो गया? तो लिखो इनमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। इनमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। इनमें भी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक होती है। हो गया? आगे लिख लेना। सामान्य सुपर ऑक्साइडों में
सामान्य सुपर ऑक्साइडों में हो गया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो गया -1/2 होती है, -1/2 होती है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। हो गया। देखो इसमें जैसे CO2, RbO2, CrO3, Mn2O7, Rb है, Rb रूबिडियम फर्स्ट वर्ग की धातु है 5वें आवर्त की। ना चलो अब तीसरा नंबर लिखो। तीसरा प्रकार सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड हो गया। सब ऑक्साइड लिखो। इन ऑक्साइडों में अरे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर तीसरा प्रकार। इन ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की मात्रा हो गया संयोजकता नियम के आधार पर, संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से, संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से कम होती है। संयोजकता नियम के आधार पर आवश्यक मात्रा से क्या होती है? कम होती है। हो गया ना? जैसे C3O2, CO, N2O, N2O, NO आदि। अगर संयोजकता के नियम से देखा जाए तो कार्बन यहाँ 3 ठो है, एक कार्बन 4 बंध बनाता है तो 3 कार्बन 12 बंध बनाएंगे ना। तो 12 बंध बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत थी? 6 ऑक्सीजन की। नहीं है, यहाँ पे कम है। यहाँ पर तो हमने पीछे ही देख लिया 2 की जरूरत थी, 1 ही है, कम है। N2O, एक नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है तो 2 नाइट्रोजन 6 बंध बनाएंगे, और 6 बंध बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना बंध बनाता है? 2 बंध बनाता है, इसलिए यहाँ भी कम है। NO, एक नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है
तो 3 बंध बनाने के लिए एक ऑक्सीजन से तो काम चलेगा नहीं, चल जाएगा? नहीं चलेगा। इसीलिए इसमें भी मात्रा कम ही है। मान के चलो अगर हम 1 नाइट्रोजन के अनुपात में देखें तो 1.5 ऑक्सीजन की जरूरत थी, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के लिए कितने की जरूरत पड़ी है? 3 ऑक्सीजन की ना। तो 1 नाइट्रोजन के लिए 1.5 ऑक्सीजन तब भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ पे देखो कम है, 1 ही है, दिख रहा है? इसलिए ये भी तुम्हारा कैसा ऑक्साइड है? सब ऑक्साइड। ठीक, चलो तो ये टाइप हो गए तुम्हारे। नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिख लो, मिश्रित ऑक्साइड। हाँ, हेडिंग है मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड, मिश्रित ऑक्साइड। मिश्रित ऑक्साइड हो गया। लिखो, किसी तत्व के किसी तत्व के हो गया 2 भिन्न भिन्न ऑक्साइडों को मिलाने पर 2 भिन्न भिन्न ऑक्साइडों को मिलाने पर 2 भिन्न भिन्न ऑक्साइडों को मिलाने पर उनका मिश्रित ऑक्साइड प्राप्त होता है। उनका मिश्रित ऑक्साइड प्राप्त होता है। हो गया ना? तो यहां देख रहे होंगे FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, जब इन दोनों को मिलाया गया तो ये बताओ ये जो यौगिक बना कोई संयोजकता नियम के अनुसार है? इसके आधार पर देखो तो तुम्हारे हिसाब से मिलना चाहिए Fe पे ये 4+ और O पे कितना माइनस? 3 माइनस। कौन ऐसा संभव होता है? Fe आज तक 2 ही तो धनायन ही बनाता है, एक 2+ और एक 3+। समझ गए? ऑक्सीजन के बारे में तुमने देखा कभी वो बेचारा 3 माइनस बनाता ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पे आ गया? आया क्या वो? नहीं, तो वो कोई संयोजकता नियम से नहीं बना हुआ है, बस इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। देखो Fe 2 तो यहाँ और 1 तो यहाँ, 2 1 3, ऑक्सीजन 3 तो यहाँ 1 तो यहाँ, कितना हो गया? 4 बन गया Fe3O4। ऐसे इसमें देखो 2 लीड यहाँ पे 1 लीड यहाँ पे, कितना हो गया? 3, 2 ऑक्सीजन इसमें 2 ऑक्सीजन इसमें जुड़ गए तो कितना हो गया? 4। अर्थात ये जो मिश्रित ऑक्साइड बनते हैं ये किसी संयोजकता नियम के अनुसार नहीं बनते हैं। जब 2 ऑक्साइड आपस में मिल जाते हैं तो उनका नाम क्या पड़ जाता है? मिश्रित ऑक्साइड। अर्थात ये कोई यौगिक नहीं होते, बस मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रण। याद रखते रहना, लिख लो इसको। इसलिए इनका कोई विशेष नाम भी नहीं होता है, इसका नाम होता है फेरी-फेरो ऑक्साइड। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि ये फेरिक से फेरी आ गया, फेरस से फेरो आ गया, तो इसलिए इसको बना दिया गया। तो इनका कोई विशेष नाम नहीं होता है। ऑक्साइड प्रकृति के आधार पर बच रहा है, इसको कल देख लेंगे। उसके बाद यौगिक बच रहा है बस